दो। उसका यह हाल देखकर खुद चंद्रनेत्र भी गुस्से से कांप उठा। उसने सोचा, इस पागल ध्रुव को काबू कर पाना मुमकिन नहीं है। ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। चंद्रनेत्र की आंखों से झलकता गुस्सा इतना भारी था कि उसका खुद का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके इरादों को जकड़ लिया हो, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वह तेजी से दौड़कर एस्फीरा के पास गया, उसे संभाला और बोला, तुम ठीक हो ना रीवा, इसका ध्यान रखो। फिर उसने अपनी जलती हुई आंखें ऊपर उठाईं और अपनी चेतना को आवेग क्रिस्टल से जोड़ दिया। उसे पता था, जैसे ही चंद्रनेत्र फिर हमला करेगा, वह अपनी अमर ऊर्जा जलाकर फ्लेम ड्रैगन का रूप ले लेगा। यह उसका सबसे घातक तुरप का इक्का था, जिसे वह तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहता जब तक कोई विकल्प ना बचे। ध्रुव की हरकतों ने चंद्रनेत्र की सहन शक्ति की हद को पार कर दिया था। वह समझ चुका था, इस पागल को वह काबू नहीं कर सकता, तो क्यों ना उसे खत्म कर दे। उसने जारीफ को सैनिकों के हवाले किया और फिर ध्रुव की ओर देखकर ठंडी लेकिन कड़वी आवाज में बोला, शौर्य वंश के लोग हमेशा घमंडी रहे हैं। आज देखता हूं तू कितना घमंड दिखा पाता है। नीच कीड़े आसमान का माहौल अचानक पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ से डरावनी आग की लपटें उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वेतालगढ़ का आकाश नहीं, कोई नर्क का दरवाजा खुल गया हो। ध्रुव का दिल एक पल को कांप गया। नील ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन, क्रिम्सन ड्रैगन सब चौंक गए। लेकिन क्रिम्सन ड्रैगन ने उसके शरीर की रक्षा करना नहीं छोड़ा। ध्रुव के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, यह शक्ति हद से ज्यादा है। सोच से बाहर, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। चाहे जैसे भी हो, उसे आगे बढ़ना ही था। वो भयानक आग की लपटें 10,000 कोस तक फैली हुई थी। उनके बीच से चंद नेत्र धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, मैंने तुझे जीने का मौका दिया था, अब दोबारा नहीं दूंगा। राक्षसी लपटों भस्म कर दो। और तभी चारों ओर की राक्षसी लपटें और तेज हो गईं। वो ऊंचे ऊंचे अग्निस्तंभों में बदल गई, जैसे स्वर्ग को भी फूंक देना चाहती हो। लपटों का इतना जोर था कि क्रिम्सन ड्रैगन भी थरथरा गया। उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अब मुझे दखल देना पड़ेगा। काफी वक्त से वह चुप थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि ध्रुव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी पूर्व दिशा से धरती हिल उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी आकाश चीरते हुए उल्कापिंड की तरह वेतालगढ़ की ओर बढ़ रही थी। जहां से वह गुजरी, वहां राक्षसी लपटें खुद ब खुद बुझती गईं और एक लंबी लकीर बन गई। और फिर एक आकृति आकर ध्रुव के पास उतरी। वो था बुर्जुक सर्गेश्वर। उसके शरीर से फूटती ऊर्जा ने इतना जबरदस्त झटका दिया कि आसपास का हर दबाव चूर चूर हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने चंद्र नेत्र की ओर देखा और बोला, कैसे हो चंद्र। नेत्र अब दो महाशक्तियां आमने सामने थी। ध्रुव ने अपनी शक्ति खींच ली और मन ही मन सोचा, लड़ो लड़ो, तुम दोनों लड़ो और दोनों घायल हो जाओ, फिर मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग सर्गेश्वर को देख चंद नेत्र की आंखें सिकुड़ गईं और फिर वह हंसते हुए बोला, अमर महल का अधिपति। उनकी सिर्फ नजरें मिली और पूरा आकाश गूंज उठा। बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर भीतर जबरदस्त टकराव चल रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने धीरे से कहा, यह दोनों बहुत आगे के योद्धा हैं। अगर तू फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल भी कर ले, तब भी इनका सामना नहीं कर सकता। वह पहले ही ध्रुव को बता चुके थे कि अगर सारी ताकत भी लगा दे, तो भी बुर्जुक सर्गेश्वर उसके बस से बाहर है। और आज तो चंद्रनेत्र की बैंगनी आभा और बुजुर्ग सर्गेश्वर की सुनहरी आभा साफ दिखा रही थी कि यह दोनों किसी और ही स्तर के योद्धा हैं। और वैसे भी अमर महल का सबसे ताकतवर योद्धा सर्गेश्वर नहीं था, वो था पितृराज असली ब्रह्मशक्ति। यह लड़ाई इंसानों और स्वर्ग के बीच की थी, लेकिन यह ऐसी दुनिया में घट रही थी जिसे आम लोग देख भी नहीं सकते थे। कुछ ही पल में बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन ध्रुव कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाया। उसे जिस घमासान लड़ाई की उम्मीद थी, वह हुई ही नहीं। उसने बुझे मन से सोचा, लड़े ही नहीं, क्या घटिया निकले। यह दोनों, मैं तो सोच रहा था इनकी लड़ाई का फायदा उठा लूं, पर अब तो लगता है कुछ नहीं होगा। उधर बुर्जुक सर्गेश्वर मुस्कुराया और बोला, चंद्र नेत्र, क्या अब हम जा सकते हैं। चंद्रनेत्र ने बस ठंडी सांस ली, कुछ बोला नहीं। सर्गेश्वर ने ध्रुव की तरफ देखा, फिर अचानक एक अदृश्य ताक सबको पीछे खींचने लगी। उसने कहा, चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। और तभी हवा में हलचल हुई। अगले ही पल ध्रुव और बाकियों ने खुद को अनंत पर्वत श्रृंखला की टेलीपोर्टेशन एरे पर खड़ा पाया। सर्गेश्वर एक पल भी नहीं रुका, वह तुरंत शून्य में गायब हो गया। वेतालगढ़ चंद्र नेत्र का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसकी देह से निकलती ऊर्जा जैसे किसी तरह रोकी जा रही थी। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने सोचा नहीं था कि अमर महल का मौजूदा अधिपति दिव्यवीर होगा। अमर महल वाकई में संपूर्ण तरंग महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कहलाने लायक है। फिर वह खुद में बड़बड़ाया,
अगर वह इस स्तर पर है तो उसका गुरु पितृराज संभव है कि वह एक अनंत वीर होगा। उसी वक्त वर्णनाक सामने आया और बोला, पूर्वज अभी जो हुआ वो क्या था? कुछ समझ नहीं आया। उसे भी कुछ नहीं समझ आया था। वह भी उस स्वर्ग और मनुष्य की लड़ाई को देख नहीं सका। चंद्रनेत्र का शरीर हल्का कांपा और उसने आदेश दिया, मेरा आदेश सुनो, ध्रुव पर कड़ी निगरानी रखो। जब भी ड्रैगन क्षेत्र का पता लगे, अमर महल के किसी भी योद्धा को वहां पहुंचने से रोकना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ड्रैगन क्षेत्र का खजाना ही हमारे पूरे तरंग महाद्वीप पर राज करने की असली उम्मीद है। अब उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। उसे खुशी हो रही थी कि उसने गुस्से में आकर ध्रुव को नहीं मारा, वरना शायद अब पछता रहा होता। पूर्व की ओर देखते हुए वह बुदबुदाया, अमर महल देखते हैं, अंत में किसकी जीत होगी? कौन ड्रैगन क्षेत्र पहुंचेगा? कौन पाएगा उसका खजाना? फिर वो मुड़ा और ऊर्जा की एक लहर छोड़ते हुए जारीफ को हवा में उठा लिया। जारीफ, अब मैं तुम्हारे शरीर को फिर से बनाऊंगा। तुम्हें तरंग महाद्वीप का सबसे ताकतवर योद्धा बनना है। जारीफ ने कमजोर आवाज में कहा, पूर्वज, मुझे एसफीरा चाहिए। वह मेरी है, मेरी और सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और को नहीं दूंगा। चंद्रनेत्र का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। फिर उसने शांत स्वर में कहा, ताक से सब कुछ मिल सकता है। अगर तुम्हें वह चाहिए तो खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हारे आगे टिक भी ना सके, यहां तक कि ध्रुव भी नहीं। वो हल्के से हंसा, एसफीरा, फिक्र मत करो, वह तुम्हारी ही होगी। दूसरी तरफ अमर महल में जैसे ही सर्गेश्वर वहां पहुंचा, उसके मुंह से काले रंग का खून निकल पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह अब तक जबरदस्ती खुद को संभाले हुए था ताकि चंद्र नेत्र उसकी हालत ना समझ सके, लेकिन अब वह और नहीं झेल पाया। दर्द से उसकी देह कांप रही थी। उसी वक्त सुनहरी रोशनी में लिपटे पितराज ने जब अपने घायल शिष्य को देखा तो उनकी आंखें सख्त हो गईं और उन्होंने तुरंत एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर में उतारी। सर्गेश्वर ने थका हुआ सा कहा, गुरुदेव। पितृराज ने कड़क आवाज में टोका, चुप रहो। पहले अपनी ऊर्जा को संभालो, नहीं तो तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। तुम अभी 9वें लेवल के स्वर्गवीर हो, जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। फिर वह अपनी ताक से उसका इलाज करने लगा। 3 घंटे बीते, तब जाकर उसने अपना हाथ पीछे खींचा। अब सर्गेश्वर की हालत कुछ ठीक हो चुकी थी। उसने फिर कहा, गुरुदेव, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पितृराज ने गहरी आवाज में कहा, लगता है मैंने चंद्र नेत्र को हल्के में ले लिया था। सर्गेश्वर ने हल्के स्वर में जवाब दिया, उसकी शक्तियां पहले से तीसरे स्तर के अनंतवीर के बीच हो सकती हैं। आपसे बस थोड़ी कम, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा। पितुराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। शायद ताक में मैं चंद नेत्र से आगे हूं, लेकिन उम्र के मामले में बहुत पीछे हूं, और जितनी बार मैं लड़ाई करता हूं, उतनी ही जल्दी मेरी उम्र घटती है। अगर इस हालत में मुझे चोट लग गई तो मेरी बची कुची जिंदगी भी साथ नहीं देगी। उम्र इंसान की सबसे बड़ी बंदिश थी, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पितुराज अब अपने आखिरी समय के बेहद करीब था। वह सालों से साधना में इसलिए डूबा रहा क्योंकि हर बार लड़ाई उसे थोड़ा और बुरा कर देती थी। अब उसके पास बस एक ही चीज की कमी थी, समय, और उसकी आखिरी उम्मीद थी। ध्रुव। सर्गेश्वर ने फौरन कहा, गुरुवर, इस बार ध्रुव के हाथ ड्रैगन शरीर की समाधि लगी है। समुद्र की सतह पर 14 ड्रैगनों ने उसमें प्रवेश किया। मुझे यकीन है ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह ड्रैगन क्षेत्र को खोल देगा। पितृराज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब बस ड्रैगन की पूंछ की शक्ति बची है, जिसे वह अब तक पा नहीं सका। सर्गेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूंछ वाली समाधि का जल्द पता लगवाता हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी, मैं खुद जाकर उसे ध्रुव से जुड़ूंगा। पितुराज ने शांति से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन अभी कुछ साल बाकी हैं। तुमने चंद्र नेत्र की ताक देख ही ली है, अब तैयारी शुरू करनी होगी। सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रतियोगिता से ही शुरुआत करते हैं। सर्गेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें। इस दौरान चंद्र नेत्र की नजरें लगातार ध्रुव पर थीं। अमर महल भी छाया में रहकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। उनके लिए ध्रुव एक खुली किताब था, जिसकी हर पंक्ति वह पढ़ सकते थे। हर कोई चाहता था ड्रैगन क्षेत्र का रहस्य उनके हाथ लगे, क्योंकि शायद यही वह मौका था जो उनकी किस्मत को बदल सकता था। उधर ध्रुव ने असुर बीस्ट का खून मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अब वो पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता में पंजीकृत हो चुका था। जहां तक बात है एस्पीरा की, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसे चक्रयोग हॉल ले आया था, जहां वह आराम कर रही थी। वह अपने कक्ष में बैठकर ड्रैगन क्षेत्र के दिल को देख रहा था। पहला स्तर वह पहले ही खोल चुका था, अब बारी थी दूसरे स्तर की। इसके लिए उसे समुद्री ड्रैगन के खून की जरूरत थी, जो अब उसके पास था। उसने खुद से कहा, अब समय है दूसरा स्तर खोलने का। अमर महल वाले भी ड्रैगन क्षेत्र की खोज में हैं।
और चंद नेत्र की निगाहें भी इसी पर टिकी हैं। आखिर इसमें है क्या? कोई दिव्यास्त्र या अमृतत्व की कोई गुप्त तकनीक? सोचते सचते ध्रुव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने समुद्री ड्रैगन की खून की एक बूंद ली और धीरे से ड्रैगन दिल पर गिरा दी। पल भर में वह दिल उस खून की बूंद को जैसे पी गया। फिर एक धीमी धीमी घिसती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी मशीन दोबारा चल पड़ी हो। ध्रुव की सांसें तेज हो गईं। पहला स्तर खुलने पर उसे फ्लेम ड्रैगन तकनीक जैसी आकाशगामी शक्ति मिली थी, तो अब दूसरा स्तर खुलने पर क्या मिलेगा? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या है इसमें? आखिर क्या छुपा है? इसके अंदर आधा मिनट बीत चुका था और फिर ड्रैगन क्षेत्र का दिल घूमना बंद हो गया और उसी पल सिस्टम की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक ड्रैगन क्षेत्र के दिल का दूसरा स्तर खोल लिया है। तुम्हें इनाम स्वरूप 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 8,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 8,000 शॉप पॉइंट्स मिले। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें ड्रैगन रूपांतरण तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हैं? सिस्टम सूचना। ड्रैगन क्षेत्र दिल का तीसरा स्तर खोलने के लिए इग्नारो ड्रैगन के खून की जरूरत है। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। जब ध्रुव ने ड्रैगन रूपांतरण तकनीक का नाम सुना तो उसके पूरे शरीर में जैसे उबाल आ गया। वह जोर से हंसा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। हाँ हाँ, ड्रैगन रूपांतरण तकनीक, मैं इसे जरूर सीखूंगा अभी। और यहीं ऐसी चीज कोई नहीं छोड़ता। पहले वाली फ्लेम ड्रैगन तकनीक ने एक ही बार में तगंत किंग को मिटा दिया था, तो यह ड्रैगन तकनीक तो उससे भी ज्यादा भयानक होगी, और नाम से ही साफ था। यह असली ड्रैगन की शक्ति है, और शायद उसका अगला रूप स्किल ड्रैगन रूपांतरण तकनीक ग्रेड उपभोग 15 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स विवरण, खुद को एक पूर्ण ड्रैगन में बदलो। कोई ज्यादा विवरण नहीं दिया गया था। सब कुछ सीधा और साफ था। ध्रुव ने जब देखा कि इसे इस्तेमाल करने के लिए कितनी अमर ऊर्जा लगेगी, तो कुछ पल के लिए उसका चेहरा गंभीर हो गया। जैसा सोचा था उसने बड़बड़ाया, जितनी ज्यादा ऊर्जा लगे हमला उतना ही विनाशकारी होता है। यह बात वह कई बार अनुभव कर चुका था। फिर उसकी नज़र दूसरी सूचना पर गई। अगला स्तर खोलने के लिए इग्नारो ड्रैगन का खून चाहिए। यह ड्रैगन की कौन सी जाति है? उसने पहले कभी इग्नारो ड्रैगन नामक किसी ड्रैगन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसके दादा की ड्रैगन रूप की शक्ति भी कुछ वैसी ही थी। शायद यह उसी नस्ल से जुड़ा हो। क्या दादाजी का खून ही तीसरे स्तर की कुंजी है? यह बात उसके मन में बार बार घूमती रही। ध्रुव के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे प्रतियोगिता के बाद फिर से दक्षिण तरंग महाद्वीप जाना होगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अजराल वहां गया था और काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। अजराल कोई मामूली इंसान नहीं था, एक रूहानी योद्धा था। अगर उसे कोई रोक पाया है, यानी मामला बहुत गंभीर है। ध्रुव का मन डगमगा उठा। दादाजी, रूबी, मेघा, मैं जल्द लौटूंगा। जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसका पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। उसी समय हैदर घायल तफेल को अपने कंधे पर लादे हुए चक्रयोग हॉल में घुसा और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। यह क्या नौटंकी है? ये जो खुद को बड़े शिष्य कहते हैं, इन्हें क्या लग रहा है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं? तोफेल की हालत खराब थी। उसका चेहरा सूझा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान और होठों पर सूखे खून के धब्बे थे। सिर्फ वही नहीं, हैदर गांगुली और बाकी शिष्य भी बुरी तरह घायल थे। इन दिनों जब भी किसी ऊंचे हॉल के शिष्यों का मूड खराब होता, ये लोग बस उनकी भड़ास निकालने का जरिया बन जाते, ऐसे जैसे इंसान ही ना हो। ध्रुव ने जैसे ही शोर सुना वो फौरन बाहर आया। अपने दोस्तों की हालत देखकर उसका खून खोलने लगा। सीधा जाकर पूछा, किसने मारा हैदर? जो यह जानता ही नहीं था कि ध्रुव लौट आया है। थोड़ी देर चौंका और बोला, ना नहीं, हम खुद गिर गए थे। गिर गए थे? गांगुली गुस्से से फट पड़ा। अरे मार मार के गिरा दिया गया था वह सब। जो ऊंचे हॉल के शिष्य हैं, उन्हें लगता है वह भगवान है। क्या कर लिया इन्होंने? हैदर ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन गांगुली रुका नहीं। अब छुपाने का क्या मतलब? ध्रुव भाई लौट आए हैं। आप सब बताना चाहिए भाई। जब से आप गए थे हम रोज किसी न किसी हॉल के शिष्यों से मार खाते हैं। देखिए तफेल की हालत, मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है। इस बार की हॉल प्रतियोगिता में उन अहंकारी शिष्यों को उनकी औकात दिखा दीजिए। हमारा बदला लीजिए। ध्रुव के दोनों हाथ गुस्से में कांप रहे थे। यह सभी हॉल, उसने दांत भीते हुए कहा। जब से वह महाविद्यालय से गया था, ग्रीफन हॉल और टाइगर हॉल ने बाकी हॉल को चढ़ा दिया था, और अब सब मिलकर चक्रयोग हॉल के शिष्यों पर कहर बरपा रहे थे। जैसे यह लोग इंसान ही नहीं हो, और यह सब ओझा की वजह से हो रहा था, क्योंकि ध्रुव ने उनकी देवी ओझा की बेइज्जती की थी, ऐसा उन सभी को लगता था। अब जब ध्रुव दिखता नहीं था, तो उसका गुस्सा उसके साथियों पर ही निकाल रहे थे। ध्रुव गुस्से में जैसे ही बाहर निकला, हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, हम लोग ठीक हैं। वह मारेंगे, पर जान नहीं लेंगे। तुम्हें अभी भावुक होने की जरूरत नहीं है। कॉल प्रतियोगिता बस 1 महीने दूर है। अगर सच में हमें इंसाफ दिलाना है, तो वैसा करो जैसा गांगुली ने कहा। एक एक कर सबको हराओ। हैदर हमेशा ध्रुव के लिए सोचता था। वक्त बहुत कम था,
और ध्रुव जानता था अब एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। उसने हैदर की आंखों में देखा, फिर अपने बाकी साथियों की तरफ और ठंडे लेकिन पक्के लहजे में कहा, मैं ध्रुव कभी बदले के लिए इंतजार नहीं करता। अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ वह बीता हुआ कल था, मगर अब मैं लौट आया हूँ। अब कोई भी तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। वो यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके दोस्त हर दिन बेइज्जती से हैं। नहीं, सभी हॉल अपने आप को बहुत महान समझते हैं, ना बहुत ऊंचे दर्जे के। चलो अब देखता हूँ कितने ऊंचे हो तुम लोग। इसे प्रतियोगिता से पहले का एक छोटा सा अभ्यास समझ लो। ध्रुव ने गुस्से में पूछा, आज तफेल को किसने मारा? किस हॉल से था? वह गांगुली समझ गया कि ध्रुव अब सच में आग बबूला है। वो बोला, ध्रुव भाई जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तोफेल ने भी धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। ध्रुव भाई 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं। ध्रुव का सब्र अब टूट चुका था। पहले जब ग्रीफन हॉल ने चक्रयोग हॉल पर हमला किया था तब भी उसने सह लिया था, मगर नतीजा क्या निकला? वह उसके पीछे अनंत पर्वतमाला तक पहुंच गए। अब जब वह रोज रोज उसके साथियों पर हाथ उठा रहे हैं तो और सहना बेवकूफ़ी होगी। अब अगर कोई उंगली उठाएगा तो ध्रुव उसका हाथ ही तोड़ देगा। ध्रुव ने दहाड़ लगाई, बताओ। गांगुली ने मुट्ठी भींची और बोला, आसमानी हॉल के लोग थे। आसमानी हॉल, बहुत बढ़िया। तो फिर शुरुआत वहीं से करेंगे। ध्रुव तेज कदमों से बाहर निकल गया। अब देखता हूँ कितने बड़े बनते हो तुम लोग, उसने गुस्से में बड़बड़ाया। उधर ग्रीफन हॉल में मास्टर तलवेश के आंगन में। क्या कहा? ध्रुव लौट आया है। तुषार कहाँ है? एक शिष्य हड़बड़ाते हुए बोला, मास्टर मुझे नहीं पता, वो शायद मर। तलवेश की आंखें सुलगने लगीं। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी और जहर से भी ज्यादा तीखी थी। निकम्मे हो तुम सब, एक छोटा सा काम नहीं होता तुमसे। उसने आंखें बंद की और गुस्से में बुदबुदाया, अच्छा है ध्रुव, तू बच गया। अब मैं तुझे ओझा के सामने ही कुचलूंगा। पिछले 1 महीने में ओझा ने उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया था, इसलिए अब उसकी नफरत ध्रुव के खिलाफ और भी गहरी हो चुकी थी। इस दौरान आसमानी हॉल में हा क्या मजाक है। यह चक्रयोग हॉल वाले 3 भूसे भी नहीं सह सकते। सारे के सारे निकम्मे हैं। कुछ शिष्य हंसते जा रहे थे, तभी अचानक हॉल का दरवाजा धड़ाम से टूटा और ध्रुव अंदर घुस आया। सबके चेहरे एक पल के लिए सुन्ना पड़ गए। फिर एक झुंड उसकी तरफ लपका। तू है कौन? इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ घुसने की मरने का शौक है क्या? हर कोई अकड़ में था। किसी की नज़र में ध्रुव की कोई औकात नहीं थी। उसी वक्त हैदर और बाकी चक्रयोग हॉल के शिष्य भी वहां पहुंच गए। उन्होंने टूटा दरवाजा देखा तो सब सहम से गए। उनके दिल में एक ही ख्याल आया, अब तो सब गए काम से। जैसे ही आसमानी हॉल के शिष्यों की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने हंसी उड़ानी शुरू कर दी। अरे देखो तो, वही नौकर जैसे दिखने वाले लोग आ गए। क्या हुआ? कोई अपना भगवान बुला लाए हो मदद के लिए? हाँ, जो खुद लात खाते हैं वह क्या किसी को बचाएंगे? लेकिन इससे पहले कि हंसी का दौर लंबा चलता, ध्रुव की आकृति फिसली और 1 सेकंड में ही वह सामने खड़े एक शिष्य के बिल्कुल पास पहुंच गया। सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाया, उसकी आवाज कांपने लगी। तत्व क्या करने वाला है? ध्रुव ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठाकर जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन जैसे कांप उठी। वो शिष्य खून थूकने लगा। उसका चेहरा सूज गया था और दर्द इतना कि चीख तक नहीं निकली। एक ही वार से पूरा माहौल सन्नाटा हो गया। सबकी नजरें ध्रुव पर जम गई। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ध्रुव ने तफेल की तरफ देखा और पूछा, किसने मारा था तुझे? अभी डर मत, तू मेरा भाई है। अगर आसमान भी टूटे तो उसे मैं थाम लूंगा। तफेल ने कांपते हाथ से भीड़ में खड़े कुछ लड़कों की तरफ इशारा किया। एवे वो और केना का, वो ध्रुव ने कहा, जैसे इन्होंने तेरे साथ किया अब वही इनके साथ करना है। याद रखो, सहना हल नहीं है। जब बर्दाश्त की हद पार हो जाए तो तोड़ दो उनकी अकड़। अब बात खुलकर सामने आ चुकी थी। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। ध्रुव पूरी ताक से मैदान में उतर चुका था। हैदर जोश में आगे बढ़ा, एक शिष्य की गर्दन पकड़ ली और बोला, हम कमजोर नहीं है, बस हम में घमंड नहीं है। तुम लोगों जैसा चेताक। एक जोरदार तमाचा मारा। गांगुली भी पीछे नहीं रहा। एक लात मारी। अबे पहले हमने कुछ नहीं किया, इसलिए तू खुद को कोई नायक समझ बैठा। अब बता तुझ में कितना दम है। बाकी सेवक शिष्यों ने भी एक एक करके हमला कर दिया। आसमानी हॉल के शिष्य डर से थर थर कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलटवार करने की। वह सब नए शिष्य थे और ध्रुव के एक ही वार ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। तभी एक मास्टर कुछ वरिष्ठ शिष्यों के साथ बाहर आया और गुस्से में चिल्लाया, कौन है जो आसमानी हॉल में हंगामा कर रहा है? हैदर और बाकी शिष्य थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन ध्रुव बोला, रुकना मत। अगर आसमान भी गिरे तो उसे मैं संभाल लूंगा। फिर वह खुद सामने आया और बोला, मैं हूं। मास्टर के पीछे खड़े 2 शिष्य गुस्से से भड़क उठे। तू मरा समझ, बहुत बड़ी गलती की है। तूने उनकी आभा बाहर निकल आई।
शरीर लहरों की तरह हिल रहा था, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। भीड़ में कोई बोला, अरे यह तो वरिष्ठ शिष्य गप्पू और झप्पू है। अब तो यह लड़का गया काम से बिल्कुल सही। इतनी अकड़ में आकर हॉल में घुस आया। अब देखो कैसे जमीन पर कुत्ते की तरह पड़ा, चिल्लाएगा। बस देखो, अब इन सब नौकर शिष्यों की भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। गप्पू और झप्पू कमजोर नहीं थे। दोनों की ताकतें एक दूसरे को और ज्यादा ताकतवर बना देती थीं। इसलिए जब दोनों साथ में हमला करते तो सामने वाला टिक ही नहीं पाता था। आसमानी हॉल में उनका अच्छा खासा नाम था। मास्टर वहीं पास में खड़ा था, मुस्कुराते हुए जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बोला, एक मामूली लड़का होके इतनी अकड़ लगता है, अपनी औकात भूल गया। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही ध्रुव ने गप्पू और झप्पू को दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। दोनों ऐसे उड़कर गिरे जैसे कोई बोरा फेंक दिया गया हो। दोनों जमीन पर पड़े थे जैसे मरे हुए जानवर हो, बेहोश हिल तक नहीं रहे थे। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांस अटक गई हो। जो लोग पहले हंस रहे थे या घमंड में चढ़े बैठे थे, उनके चेहरे अब देखने लायक थे, जैसे किसी ने उनके ख्यालों पर लात मार दी हो। अगर उन्होंने गप्पू झप्पू को जमीन पर पड़े नहीं देखा होता तो यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ है। ध्रुव ने सबकी ओर देखकर कहा, चक्रयोग हॉल के लोगों को नीचा दिखाना आसान लगता है, बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। तुम लोगों को तो आओ दिखाओ। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा घमंडी लग रहा था तो वह खुद ध्रुव था। मास्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरजते हुए बोला, कमीने तू है कौन? ध्रुव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जब अपने शिष्यों को ठीक से कुछ सिखा नहीं सकते तो गुरु कहलाने का हक किसने दिया? तुम्हें औरों को ज्ञान देने चले हो मास्टर। झल्ला गया, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? अचानक उसने अपनी पूरी ताकत ध्रुव की तरफ फेंकी, एक जबरदस्त दबाव के साथ। लेकिन उसके वार के जमीन तक पहुंचने से पहले ही ध्रुव की ऊर्जा ने उसे पलटकर जवाब दे दिया। ध्रुव एक कदम आगे बढ़ा और मास्टर की तरफ चलते हुए बोला, जो दूसरों को इज्जत देना नहीं जानता उसे गुरु कहलाने का कोई हक नहीं। फिर उसने एक ऐसा मुक्का मारा कि मास्टर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। उसका सीना जैसे फटने को आ गया था, मुंह से खून निकलने लगा। अगर ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की होती तो वह वहीं मर जाता। ध्रुव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, और कोई है? बताओ, अब किसे घमंड है अपनी ताकत पर? वो जोर से चिल्लाया। मैंने पूछा, और किसकी खुजली मच रही है? आ जाओ, सामने खुजली मिटा देता हूँ। उसकी आवाज पूरे आसमानी हॉल में गूंज गई। सभी शिष्य उसकी आभा से कांपने लगे। हैदर ने हैरान होकर कहा, ध्रुव तो पिछले एक महीने में और भी भयानक हो गया है। आसमानी हॉल की हार पक्की हो चुकी थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ध्रुव ने दहाड़ते हुए पूछा, अब अगला हॉल कौन सा है? असल में उस वक्त सभी हॉल के प्रमुख शिष्य गहरे अभ्यास में लगे थे, क्योंकि हॉल प्रतियोगिता आने वाली थी, इसलिए वह वहां नहीं थे। इसके बाद अगले 1 घंटे के भीतर ध्रुव ने 5 हॉल को और धूल चटा दी। उनका कोई भी शिष्य या मास्टर ध्रुव की टोली को नहीं रोक सका। इससे पूरे सप्चरक महाविद्यालय में हड़कंप मच गया। ध्रुव ने साफ कहा, यहाँ अर्धानीची ज्ञानी के हरा हॉल है, सब एक एक करके आओ। मैं देखना चाहता हूं कि किस में कितना दम है। उसका गुस्सा अभी तक थमा नहीं था। अब वह हर एक हॉल को चुनौती दे रहा था। वह सबको बताना चाहता था कि हैदर और उसके साथी उसके भाई हैं, और अगर किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो वह पूरा हॉल मिटा देगा। एक अकेले इंसान की तो बात ही छोड़ो। इस बीच न्यायालय में भी बवाल मच गया। दर्जन भर वरिष्ठ मास्टरों ने एक मत होकर धर्मनाथ और अन्य न्यायपालकों से ध्रुव को रोकने का आदेश मांगा। दूसरी ओर ग्रीफन हॉल में तलवेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से बड़बड़ाया, ध्रुव, ध्रुव, मैं तो सोच ही रहा था कि औजा के सामने तुझे जलील करने का मौका कब मिलेगा। अब तूने खुद ही मरने का रास्ता चुन लिया है। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, चलो चलते हैं शैडो ब्लेड हॉल की तरफ। उधर मयूर हॉल में माहौल कुछ और ही था। ये हॉल भी 18 में से एक था, लेकिन ना ही इसका नाम बहुत बड़ा था और ना ही ताकत आ गए वो लोग आ गए। चक्रयोग हॉल वाले पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार पर पहले से ही भीड़ जमा थी। यह सब मयूर हॉल के ही शिष्य थे, कुछ आम तो कुछ बड़े लेवल के। पर जैसे ही उन्होंने ध्रुव को चक्रयोग हॉल के शिष्यों के साथ आते देखा, उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उन्हें पता था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 घंटे में 5 हॉल को हरा दिया था, और अब अगला नंबर उनका था। एक मास्टर गुस्से में चिल्लाया, हॉल अध्यक्ष तो है नहीं, अब हमें ही इस घमंडी को सबक सिखाना होगा। समझ गए ना? सभी शिष्य थोड़े डरे मगर बोले, समझ गए। ध्रुव आगे बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा और सीधा पूछा, किस किस ने मारा था मेरे भाइयों को? जिसने जो किया था उसे वही लौटाया जाएगा, ना ज्यादा ना कम। उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन उसके लहजे में ऐसी शक्ति थी कि दिल कांप जाए। तभी मयूर हॉल का एक वरिष्ठ शिष्य हंसते हुए बोला,
अरे बच्चू, उड़ मत। ये कौन है? चक्रयोग हॉल वाले तो हर बार पिटते आए हैं। दम है तो इन्हें आधिकारिक शिष्य बना के दिखा। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, आधिकारिक शिष्य बना दो। देख ले कितना दम है तुझ में। यह सब चक्र महाविद्यालय है, यहाँ घमंड नहीं रुतबा चलता है। चारों तरफ से ताने ही ताने। ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान चेतावनी थी, मजाक की नहीं। उसने कहा, तो फिर आओ, रोक लो मुझे अगर रोक सकते हो तो। और उसी पल ध्रुव ने हमला कर दिया। उसके मुंह से जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। एक कदम में ही उसने एक शिष्य को सीने पर मुक्का मारा। वो हवा में उड़ता हुआ गिरा। रोक लो, अगर दम है। दूसरा आया, उसे भी गिरा दिया। तीसरा को भी जमीन चटा दी। कुछ ही सेकंड में 8 लोग पस्त हो चुके थे। जो वरिष्ठ शिष्य सबसे ज्यादा बोल रहा था, अब चुप खड़ा था, जैसे सब कुछ ख्वाब हो। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो बताओ, है तुम्हारे अंदर कुछ दम? वो लड़का कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूख गए और शरीर जैसे जम गया हो। तभी वही मास्टर गरज कर बोला, बहुत हो गया, अब तू अपनी हद पार कर रहा है। लड़के। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। बोला, हद पार कर रहा हूं? मुझे लगता है अभी असली हद पार करना बाकी है। मास्टर ने तलवार निकाली और झपट्टा मारा, लेकिन ध्रुव की हथेली में पहले से ही ड्रैगन ब्लेड आ चुकी थी। एक ही बार में मास्टर की तलवार चकनाचूर हो गई और वह कई फुट दूर जा गिरा। ध्रुव कूदकर उसके पास पहुंचा और धीमी लेकिन तीखी आवाज में बोला, तू इंसान है, यह भी इंसान है, इज्जत करना सीख। आज सिर्फ सबक दे रहा हूं, अगर फिर किसी ने हाथ उठाया तो जान ले लूंगा। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। वह अब शांत नहीं था, उसके अंदर खून उबल रहा था, एक ऐसी खूनी ताकत जो चीख रही थी, मार डाल सबको। ध्रुव एकदम शांत खड़ा था। वह कोई खून का प्यासा प्रेत नहीं था, इंसान था। हाँ, उसने खूनी मार्ग चुना था, पर सिर्फ उनके लिए जो वाकई इसके लायक थे, जो बेगुनाह थे। उन्हें छूना भी उसे मंजूर नहीं था। उसने जमीन पर पड़े मास्टर की आंखों में देखा, सीधा पूछा, समझ में आया? मास्टर डर के मारे पीछे सरकने लगा। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा सफेद हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह तक कांप रही हो। लेकिन फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ध्रुव की आंखों में फिर से गुस्से की चमक दौड़ी। उसने ड्रैगन ब्लेड को थोड़ा आगे बढ़ाया और जोर से दहाड़ा, मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया या नहीं? अब तो मास्टर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। वह इतना डर गया कि लग रहा था जैसे अभी डर के मारे पेशाब कर देगा। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ध्रुव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। समझदारी अच्छी चीज है। फिर वो उसी घमंडी वरिष्ठ शिष्य के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें जैसे उस लड़के की आत्मा तक को चीर रही थी। ठंडे लहजे में बोला, समझ आया, काबिलियत किसे कहते हैं? उसने जोर से। गुस्सा अभी तक थमा नहीं था। अब वह हर एक हॉल को चुनौती दे रहा था। वह सबको बताना चाहता था कि हैदर और उसके साथी उसके भाई हैं, और अगर किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो वह पूरा हॉल मिटा देगा, एक अकेले इंसान की तो बात ही छोड़ो। इस बीच न्यायालय में भी बवाल मच गया। दर्जन भर वरिष्ठ मास्टरों ने एकमत होकर धर्मनाथ और अन्य न्यायपालकों से ध्रुव को रोकने का आदेश मांगा। दूसरी ओर ग्रीफन हॉल में तलवेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से बड़बड़ाया, ध्रुव, ध्रुव, मैं तो सोच ही रहा था कि औजा के सामने तुझे जलील करने का मौका कब मिलेगा। अब तूने खुद ही मरने का रास्ता चुन लिया है। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, चलो चलते हैं शैडो, ब्लेड हॉल की तरफ। उधर मयूर हॉल में माहौल कुछ और ही था। यह हॉल भी 18 में से एक था, लेकिन ना ही इसका नाम बहुत बड़ा था और ना ही ताकत आ गए, वो लोग आ गए। चक्रयोग हॉल वाले पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार पर पहले से ही भीड़ जमा थी। यह सब मयूर हॉल के ही शिष्य थे, कुछ आम तो कुछ बड़े लेवल के। पर जैसे ही उन्होंने ध्रुव को चक्रयोग हॉल के शिष्यों के साथ आते देखा, उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उन्हें पता था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 घंटे में 5 हॉल को हरा दिया था, और अब अगला नंबर उनका था। एक मास्टर गुस्से में चिल्लाया, हॉल अध्यक्ष तो है नहीं, अब हमें ही इस घमंडी को सबक सिखाना होगा। समझ गए ना? सब सभी शिष्य थोड़े डरे मगर बोले, समझ गए। ध्रुव आगे बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा और सीधा पूछा, किस किस ने मारा था मेरे भाइयों को? जिसने जो किया था उसे वही लौटाया जाएगा, ना ज्यादा ना कम। उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन उसके लहजे में ऐसी शक्ति थी कि दिल कांप जाए। तभी मयूर हॉल का एक वरिष्ठ शिष्य हंसते हुए बोला, अरे बच्चू, उड़ मत। यह कौन है? चक्रयोग हॉल वाले तो हर बार पिटते आए हैं। दम है तो इन्हें आधिकारिक शिष्य बना के दिखा। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, आधिकारिक शिष्य बना दो। देख ले
कितना दम है तुझ में, यह सब चक्र महाविद्यालय है। यहाँ घमंड नहीं, रुतबा चलता है। चारों तरफ से ताने ही ताने। ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान चेतावनी थी, मजाक की नहीं। उसने कहा, तो फिर आओ, रोक लो, मुझे अगर रोक सकते हो तो। और उसी पल ध्रुव ने हमला कर दिया। उसके मुंह से जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। एक कदम में ही उसने एक शिष्य को सीने पर मुक्का मारा। वो हवा में उड़ता हुआ गिरा। रोक लो, अगर दम है। दूसरा आया, उसे भी गिरा दिया। तीसरा को भी जमीन चटा दी। कुछ ही सेकंड में 8 लोग पस्त हो चुके थे। जो वरिष्ठ शिष्य सबसे ज्यादा बोल रहा था, अब चुप खड़ा था, जैसे सब कुछ ख्वाब हो। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो बताओ, है तुम्हारे अंदर कुछ दम। वो लड़का कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूख गए और शरीर जैसे जम गया हो। तभी वही मास्टर गरज कर बोला, बहुत हो गया, अब तू अपनी हद पार कर रहा है। लड़के, ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आई। बोला, हद पार कर रहा हूं? मुझे लगता है अभी असली हद पार करना बाकी है। मास्टर ने तलवार निकाली और झपट्टा मारा, लेकिन ध्रुव की हथेली में पहले से ही ड्रैगन ब्लेड आ चुकी थी। एक ही बार में मास्टर की तलवार चकनाचूर हो गई और वह कई फुट दूर जा गिरा। ध्रुव कूदकर उसके पास पहुंचा और धीमी लेकिन तीखी आवाज में बोला, तू इंसान है, यह भी इंसान है, इज्जत करना सीख। आज सिर्फ सबक दे रहा हूं, अगर फिर किसी ने हाथ उठाया तो जान ले लूंगा। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। वह अब शांत नहीं था, उसके अंदर खून उबल रहा था, एक ऐसी खूनी ताकत जो चीख रही थी, मार डाल सबको। ध्रुव एकदम शांत खड़ा था। वह कोई खून का प्यासा प्रेत नहीं था, इंसान था। हाँ, उसने खूनी मार्ग चुना था, पर सिर्फ उनके लिए जो वाकई इसके लायक थे, जो बेगुनाह थे। उन्हें छूना भी उसे मंजूर नहीं था। उसने जमीन पर पड़े मास्टर की आंखों में देखा, सीधा पूछा, समझ में आया? मास्टर डर के मारे पीछे सरकने लगा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा सफेद हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह तक कांप रही हो, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ध्रुव की आंखों में फिर से गुस्से की चमक दौड़ी। उसने ड्रैगन ब्लेड को थोड़ा आगे बढ़ाया और जोर से दहाड़ा, मैं पूछ रहा हूं, समझ में आया या नहीं? अब तो मास्टर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। वह इतना डर गया कि लग रहा था जैसे अभी डर के मारे पेशाब कर देगा। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ध्रुव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। समझदारी अच्छी चीज है। फिर वो उसी घमंडी वरिष्ठ शिष्य के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें जैसे उस लड़के की आत्मा तक को चीर रही थी। ठंडे लहजे में बोला, समझ आया, काबिलियत किसे कहते हैं? उसने जोर से पुकारा, चलो। अगले हॉल की तरफ ध्रुव के जाते ही वह वरिष्ठ शिष्य धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची थी। पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। वो मास्टर भी वही हाल में पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ गुस्सा भी उभर आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, इतनी बड़ी अकड़, अब देख, तू न्यायालय से नहीं बचेगा। वह तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वह तुरंत उठकर न्यायालय की ओर भाग गया। पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय में हंगामा मच चुका था। सिर्फ 1 घंटे में ध्रुव के नाम की गूंज हर तरफ फैल गई थी। सभी को पता चल गया था कि ध्रुव सभी 18 हॉल को एक एक करके चुनौती दे रहा है। सुनो सुनो, बड़ी खबर। छठा बड़ा हॉल, मयूर हॉल भी ध्रुव के आगे टिक नहीं पाया। अब चक्रयोग हॉल के शिष्यों का उभरने का समय है। हर कोने से शिष्य निकल आए थे। तमाशा देखने भीड़ ध्रुव के पीछे चल रही थी। किसी और हॉल में एक लड़का कह रहा था, तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें पीटा? वह तो चक्रयोग हॉल के सेवक शिष्य हैं। मार भी दूं तो क्या? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ध्रुव का घसा उसके मुंह पर पड़ा। वो लड़का सीधे जमीन पर गिरा। ध्रुव ने उसके पास जाकर कहा, कुछ नहीं, बस वही लौटा रहा हूं, वो भी 10 गुना मारो इन सबको। उसने अपने साथियों से कहा। आधे घंटे बाद अब तक 8 हॉल तबाह हो चुके हैं। ध्रुव का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। चक्रयोग हॉल के वो शिष्य जिनका नाम कोई नहीं जानता था, अब सब उन्हीं से डर रहे हैं। न्यायालय में भी हड़कंप मचा है। मास्टरों की भीड़ लगी है। अब सवाल यह है कि ध्रुव को रोकेगा कौन? हर हॉल की हार के साथ ध्रुव के पीछे भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे छे चलने वाले शिष्य अब तालियां बजाते थे और जोर जोर से नारे लगाते थे। अगर कोई हथियार आता तो ध्रुव भी हथियार निकालता और सामने वाले का हथियार चूर चूर हो जाता। अगर कोई हाथों से लड़ता तो ध्रुव दोनों हाथों से ऐसा मारता कि वह हवा में उड़ता हुआ जाकर गिरता। ध्रुव की चाल अब तूफान जैसी हो गई थी। नौवां हॉल दबा, हॉल एक एक कर वो सबको रौंदता जा रहा था। अब हॉल के लोग उसका नाम सुनते ही डर के मारे पीछे हटने लगे थे।
उधर तलवेश अपने कुछ खास शिष्यों के साथ शैडो ब्लेड हॉल पहुंच गया। उसे देखकर शैडो ब्लेड हॉल के शिष्यों को थोड़ी उम्मीद नजर आई, जैसे उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी, और वह मिल गया। ओजा की आंखों में अब भी वही ठंडक थी, न भाव, न डर, न खुशी। तलवेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओझा, फिक्र मत कर, मैं ध्रुव को यहीं रोक दूंगा। उसे तेरे सामने घुटनों पर लाकर गिराऊंगा और सबके सामने उसका घमंड तोड़ दूंगा। ओझा चुप रही। वह पिछले कुछ समय से लगातार खुद को ट्रेनिंग में झोंक रही थी, लेकिन वह स्तर जो ध्रुव तलवार विद्या में हासिल कर चुका था, उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वो चक्रयोग हॉल भी गई थी। उम्मीद थी कि शायद ध्रुव वहां मिले, लेकिन वो वहां नहीं था। तलवेश ने उसकी आंखों में वही बर्फ जैसी खामोशी देखी और मन में ठान लिया, अब तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है ध्रुव। देख, अब कैसे तुझे जलील करता हूं। उसके अंदर गुस्सा उफन रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि ओजा, जिसे वह अपनी समझता था, किसी दूसरे लड़के की तरफ झुक गई। यह उसके लिए बेइज्जती थी, और अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लाल घाटी, रुद्रसेन के निवास स्थान पर जब रुद्रसेन को पता चला कि ध्रुव ने सभी 18 हॉल को चुनौती दी है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने यशवंत से कहा, तू यहीं रुक, मुझे खुद जाकर देखना है कि कौन है जो मेरे यंग मास्टर को चुनौती दे रहा है। अब तक सप्तचर्क महाविद्यालय के 18 हॉलों में से बस 4 प्रमुख हॉल ही ध्रुव की चुनौती से बचे थे। उनके अलावा सिर्फ शैडो ब्लेड हॉल ही था जो अभी तक ध्रुव के हाथों नहीं गिरा था, और यही हॉल था जो ध्रुव से सबसे ज्यादा नफरत करता था। क्योंकि ओजा उनके लिए किसी देवी से कम नहीं थी। वह उसे अपना गौरव समझते थे। जब तक ओजा तलवेश के साथ थी, जो ग्रीफन हॉल का उत्तराधिकारी था, ताकतवर था, तलवार का उस्ताद था, तब तक उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। दोनों को आदर्श जोड़ी माना जाता था, लेकिन ध्रुव उनकी नज़रों में वह तो बस एक मामूली सा लड़का था। जब ओजा उसकी ओर हो गई तो उन्हें बहुत गहरा झटका लगा। उनका घमंड चूर चूर हो गया। इसी वजह से उन्होंने चक्रयोग हॉल के शिष्यों पर बहुत जुल्म किए, बार बार उन्हें यातनाएं देने की कोशिशें की। जब ध्रुव का कुछ कर नहीं पाए तो अपनी सारी भड़ास उसके साथियों पर निकालते रहे। दूर ध्रुव चक्रयोग हॉल के 1 दर्जन से ज्यादा शिष्यों के साथ शैडो ब्लेड हॉल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ छात्रों की भीड़ जमा हो गई थी। सबको इस टकराव का इंतजार था। सब जानना चाहते थे कि इस बार ध्रुव कहाँ तक जाएगा। अब सिर्फ यही हॉल बचा है, क्या ध्रुव इसको भी हरा देगा? मुश्किल है। यह हॉल बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ के मास्टर्स बहुत ऊंचे लेवल के हैं। इस बार ध्रुव की हालत खराब हो सकती है। सुना है ग्रीफिन हॉल के लोग भी आए हैं। अगर उन्होंने दखल दिया तो ध्रुव हार जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने चक्रयोग हॉल पर हमला किया था, तब तो ध्रुव कुछ कह भी नहीं पाया था। ग्रीफिन हॉल तो महाविद्यालय का शीर्ष हॉल है। उनके शिष्यों के सामने ध्रुव क्या ही करेगा। भीड़ में लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि ध्रुव इस बार कितनी देर टिकेगा। और जब यह बात फैली कि ग्रीफिन हॉल के शिष्य शैडो ब्लेड हॉल में मौजूद हैं, तो सब ने मान लिया कि इस बार ध्रुव की हार पक्की है। शैडो ब्लेड हॉल के अंदर एक शिष्य हाँफता हुआ दौड़ता आया और चिल्लाया, वो आ गया है। इतना सुनते ही हॉल के आंगन में बैठे सारे शिष्य चौकन्ने हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। ओजा की भौहें थोड़ी सी कुड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। ना खुशी ना डर, बस एक तीखा एहसास। तलवेश ने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, अब आया है यह कुत्ता। शैडो ब्लेड हॉल के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे। ध्रुव जब वहां पहुंचा तो उसके साथ चल रहे हैदर ने कहा, भाई हमने तो अपना बदला ले लिया, अब रुक जाना चाहिए। उसकी आवाज में चिंता थी। अब तक उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी थी, उन सब में उन्हें जो सुकून मिला था वह अलग ही था। जैसे सीने में जमा हुआ दर्द अब बाहर निकल गया हो। लेकिन हैदर को पता था कि यह सब ध्रुव की वजह से हो पाया था। अगर वह ना होता तो शायद उन लोगों की इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। पर यह बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि शैडो ब्लेड हॉल बाकी हॉलों से अलग था, और अब जब ब्रफन हॉल के शिष्य भी उनके साथ थे तो ध्रुव के लिए चीज़ें खतरनाक हो सकती थीं। हैदर नहीं चाहता था कि उसके भाई को कोई नुकसान पहुंचे। ध्रुव बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, हैदर, अगर आज मैंने इस हॉल को नहीं झुकाया तो मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं बचेगी। और जब ध्रुव कुछ ठान लेता था तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता था। इस हॉल को गिराना जरूरी था, और इसके पीछे एक और कारण भी था। ओजा पिछले 6 महीने से ध्रुव को ओजा को अपना वॉरगॉड बनाने का मिशन मिला था, पर इस दौरान वो उससे बहुत कम मिल पाया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका मिशन अधूरा रह जाएगा। कुछ ही देर में ध्रुव शैडो ब्लेड हॉल में दाखिल हुआ। उसके पीछे हैदर था और बाकी सारे चक्रयोग हॉल के लड़के भी साथ आ गए थे। जैसे ही सब अंदर पहुंचे
तभी शैडो ब्लेड हॉल का भारी द्वार जोर से बंद कर दिया गया। अब जब आ ही गए हो तो खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। एक लड़का गुस्से में चिल्लाया। सीढ़ियों के नीचे मैदान